सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस। सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस क्या होती हैं? जो रिएक्शंस एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन नहीं होती, लेकिन वो कुछ कंडीशंस में फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन बन जाती हैं। यानी कि उन रिएक्शंस की जो मोलिकुलरिटी है वो वन नहीं होती। दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं या दो से अधिक मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं, पर उनका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आता है कुछ स्पेशल कंडीशंस में। तो सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस are those reactions which are not truly of first order reaction but under certain conditions become reaction of first order. एग्जाम्पल है हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन। तो ये जो आपका इथाइल एसीटेट है ये क्या है? एस्टर है। इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिड की प्रेजेंस में तो आपको क्या मिलेगा? एसिटिक एसिड प्लस अल्कोहल। अब ये जो एसिड है ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है। अब ये इसमें क्या है? दो रिएक्टेंट हैं, एस्टर और वाटर, ये दोनों आपस में कोलाइड करते हैं तो इनकी जो मोलिकुलरिटी है वो 2 है। मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये कैसे मोलिकुलरिटी 2 होने के बावजूद कैसे फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाता है? इस रिएक्शन में जो एस्टर है वो कम अमाउंट में है और जो वाटर है वो हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं। तो वाटर थोड़ा सा कंज्यूम भी हो गया तो एंड में जब रिएक्शन ख़त्म होती है तब भी जो वाटर की जो कंसनट्रेशन है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहती है। तो इस सिचुएशन में जब एक रिएक्टेंट, जैसे लिमिटिंग रिएजेंट वाला केस होता है कि जो रिएजेंट एक्सेस में होता है वो डिसाइड नहीं करता कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, जो लिमिटिंग में है, जो लिमिटिंग अमाउंट में है वो डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट क्या है? ये इसकी मोलिकुलरिटी क्या है? 2 है, लेकिन ऑर्डर फर्स्ट है। फर्स्ट ऑर्डर क्यों है? क्योंकि हम वाटर को बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले लेते हैं तो उसकी कंसनट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है कंज्यूम होने के बावजूद। सेकेंड एग्जाम्पल है फर्स्ट ऑर्डर सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस का इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर से क्या बनता है? फ्रुक्टोज और ग्लूकोज। जो सुक्रोज है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और जो फ्रुक्टोज और ग्लूकोज बनते हैं, ग्लूकोज डेक्स्ट्रो होता है, फ्रुक्टोज लीवो। तो इन्वर्ट होता है जो ऑप्टिकल रोटेशन है इस सिचुएशन में सॉल्यूशन की। अब हम करते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन 2 कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करे। ए रिएक्शन इज सेड टू बी सेकंड ऑर्डर इफ द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन 2 कंसंट्रेशन टर्म। अब देखिए सिंपलेस्ट केस क्या हो सकता है? रिएक्टेंट है ए, उसके कोफिशिएंट कितने हैं? 2, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो इस सिचुएशन में जो रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? ए रेज टू पावर 2, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो के इक्वल रेट इक्वल्स टू के ए रेज टू पावर 2। सेकेंड केस क्या हो सकता है? 2 रिएक्टेंट ए प्लस बी और उनसे प्रोडक्ट बन जाए तो जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसनट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसनट्रेशन ऑफ बी। तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन के ए बी। अब के क्या है? रेट कांस्टेंट है इस सिचुएशन में। अब हम करेंगे एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो हम सिंपलेस्ट केस कंसीडर करेंगे कि 2A कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, यानी कि एक ही रिएक्टेंट है उसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो हमें पता है इनिशियल कंसंट्रेशन हम क्या लेते हैं? A मोल पर लीटर। आफ्टर टाइम T जो A है वो कितना ख़त्म हो गया? X मोल पर लीटर। तो A की आफ्टर टाइम T बची हुई कंसंट्रेशन क्या होगी? A माइनस X मोल पर लीटर। और हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? A रेज टू पावर 2। तो इस सिचुएशन में dx by dt is directly proportional to a minus x raised to power 2। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, वो क्या है? रेट कांस्टेंट। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? dx by dt इक्वल्स टू k इंटू ए माइनस एक्स स्क्वेयर। अब जो x वाली टर्म्स हैं उनको एक साइड ले आएंगे तो क्या बनेगा? dx अपॉन ए माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू k dt। अब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद क्या होगा? ये इक्वेशंस ये बन जाएगी 1 अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल्स टू के टी प्लस आई। आप मेडिकल वाले सीधा इसको लर्न कर सकते हैं। अब आई क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? जब टी की वैल्यू 0 है तो एक्स 0 है, यानी कि कुछ भी रिएक्शन हुई ही नहीं है, ख़त्म हुआ ही नहीं है। तो उस सिचुएशन में ये जो के टी वाली टर्म है ये 0 हो जाएगी और एक्स भी 0 है। तो आई की वैल्यू आपकी क्या आएगी? 1 अपॉन ए। आई इक्वल्स टू 1 अपॉन ए। अब इस वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में डाल लेंगे तो क्या बन जाएगी आपकी इक्वेशन? 1 अपॉन
a माइनस एक्स इक्वल्स टू के टी प्लस 1/a। अब इसको रीअरेंज कर लेंगे, इस इक्वेशन को रीअरेंज करने के बाद क्या बनेगा, k इक्वल्स टू 1/t इंटू 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a। a क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, और a माइनस एक्स क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t। अब इस एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर लेंगे कि a माइनस एक्स की जगह a लिख लेंगे और इनिशियल कंसंट्रेशन की जगह a नोट कर लेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। यह हमने किया था, और सेम वही कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1 माइनस एन, एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड टाइम इनवर्स। तो यहाँ से जो यूनिट है रेट कांस्टेंट की सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो क्या आ जाएगी, लीटर पर मोल पर सेकंड। अब हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये जो आपकी इक्वेशन है इसको फिर से हम रीअरेंज कर लेंगे फर्स्ट लाइन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की तरह। तो ये क्या बनेगा, 1/a इक्वल्स टू के टी प्लस 1/a नोट। और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कैसे, y इजकल टू एम एक्स प्लस सी। तो y 1/a के कोरस्पॉन्डिंग, x के कोरस्पॉन्डिंग t है, और c इंटरसेप्ट के कोरस्पॉन्डिंग 1/a है। तो यहाँ से हम ग्राफ किसके अंदर प्लॉट करेंगे, 1/a वर्सेस टाइम। तो उसका स्लोप क्या होगा, के पॉजिटिव स्लोप है तो ऊपर की तरफ जाएगा, और कुछ इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट क्या है, 1/a नोट। तो इस तरह का ग्राफ आएगा, 1/a और टाइम के बीच में जो ग्राफ है वो इस तरह का आएगा। उसका एक पर्टिकुलर इंटरसेप्ट होगा और स्लोप उसका क्या होगा, के। अब इस केस में स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा था। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो स्लोप नेगेटिव था नीचे की तरफ जा रहा था, और वहाँ पे कंसंट्रेशन और टाइम था। यहाँ पे क्या है, 1/a। तो आपको डिफ्रेंशिएशन पता होना चाहिए ग्राफ्स के बीच में कि जीरो ऑर्डर का ग्राफ है, फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है कि सेकेंड ऑर्डर का ग्राफ है। अब है हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड अगेन हमें पता है, जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आधी रह जाए जितने टाइम में, वो क्या होता है, हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, ये जो हमारी सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है ये हमारी क्या आई थी, k इक्वल्स टू 1/t इंटू 1/a माइनस 1/a नोट। ठीक है, तो अब हमारा a है यहाँ पे क्या है, a नोट बाई 2, यानी कि आधा बच गया है। तो आधा बचने के बाद ये सब पुट करने के बाद हमारा एक्सप्रेशन क्या आएगा, टी हाफ के लिए, टी हाफ इक्वल्स टू 1/ka नोट। तो जो टी हाफ है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की। तो अगर ग्राफ आया हो आपका टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ग्राफ, उसका इन्वर्स रिलेशन है, डिक्रीज होता हुआ आएगा नीचे से। अब है इसके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड ऑर्डर क्या होंगे, सफोनिफिकेशन ऑफ एस्टर। देखिए एस्टर का एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कर रहे थे और एसिडिक एसिड बन रहा था, वाटर बन रहा था, तो वो सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन थी। इस केस में अगर आपने NaOH के साथ इसका हाइड्रोलिसिस कराया है तो सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड बनेगा और अल्कोहल बनेगा। ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। दूसरा है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड। देखिए इसका मैंने शुरू में एग्जांपल दिया था कि फ्रैक्शन में भी होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1.5 बताया था। तो ये रिएक्शन जो है इसका अलग अलग टेम्परेचर रेंज में अलग अलग ऑर्डर आएगा। तो 723 के अराउंड जो उसका ऑर्डर है केल्विन के अराउंड, 723 केल्विन के अराउंड ऑर्डर 1.5 आएगा, और 791 के अराउंड इसका ऑर्डर है सेकेंड। तो टेम्परेचर रेंज जैसे आप चेंज करते जाएंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी इसका चेंज होगा। थर्ड है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन, ओजोन डिकम्पोज होकर डाइऑक्सीजन में कन्वर्ट होती है। तो ये आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब देखिए जो भी है सारे के सारे ये एक्सप्रेशंस हैं, जब तक आप अपनी नोटबुक में डिराइव नहीं करोगे तो आपको याद नहीं होंगे। उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स सारा आप साथ साथ कवर करेंगे और सारे न्यूमेरिकल्स भी कवर करेंगे। इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन करेंगे और आपकी यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप रिवाइज करते रहिए और सेफ रहिए, अपने घरों में रहिए। थैंक यू।